गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रलाल ज्ञानोदय समिति संस्थान जगदीशपुर फूलपुर आजमगढ़ से आज मैं आप लोगों को D.Ed. SCID सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 पेपर 12 यूनिट 3 टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में आपका 3.3 है डिफरेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न उपागम। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम एक बहुसामाजिक विषयों मल्टी सोशल सब्जेक्ट्स का संगठित रूप माना गया है। अतः पाठ्यक्रम के उच्च संगठित क्षेत्र से संबंधित विभिन्न उपागमों द्वारा सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। यह अध्ययन इस प्रकार है। पहला है सह संबंध उपागम, कोरिलेशन अप्रोच। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि को एक दूसरे से संबंधित करते हुए पाठ्यक्रम को एक संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही सहसंबंध उपागम के माध्यम से इसे प्रभावशाली व सार्थक रूप प्रदान किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक विषय का ज्ञान दूसरे के बिना अधूरा है। उदाहरण के लिए यातायात के साधनों के माध्यम से अध्ययन कराने में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि पक्षों पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा, तब ही इसका ज्ञान सार्थक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सहसंबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध से तात्पर्य विषयों के परस्पर समान आधारों पर संबंधों से जाना जाता है। हार्वर्ड द्वारा सहसंबंध स्कूल के पाठ्य विषयों में सहसंबंध स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया है। उनका कथन है कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। वाइनिंग एवं वाइनिंग के अनुसार सहसंबंध का तात्पर्य ज्ञान के सामान्य क्षेत्र में तथा कुछ अंश तक पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों के मध्य निकटता लाने की दिशा में विषयों के मध्य संबंधों एवं विषय सूची के बिंदुओं को खोजना और उपयोग करना। अब दूसरा है एकीकृत या समन्वित उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच। यह पाठ्य वस्तु के विभिन्न अंशों को समग्र रूप में एकत्रित करने तथा निकट लाने की प्रक्रिया है। शिक्षा के इस एकीकृत रूप में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं कि यह व्यक्तियों के नवीनतम सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा कर सके और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक परिवर्तन में सशक्त माध्यम बन सके। यह एक अमेरिकन प्रत्यय है। सर्वप्रथम हमारे देश को कोठारी आयोग 1966 ने इस प्रत्यय का उल्लेख किया। आयोग ने अप्रत्यय व अवरोधन की समस्या को दूर करने के लिए इस उपागम का प्रयोग करने पर बल दिया।
इसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है। पहला है, शिक्षा में ज्ञान केवल पुस्तकों तक ही सीमित है, अतः विद्यार्थियों को स्वयं अनुभव के आधार पर सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रेरित करना चाहिए। दूसरा है ज्ञान को प्राप्त करने में केवल विषयों की ही शिक्षा ना देकर व्यवहारिक पक्ष पर बल देना चाहिए। आपका तीसरा है, विद्यार्थियों को रुचि तथा अनुभव के आधार पर सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अब आपका है व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन। एकीकृत उपागम द्वारा सामाजिक अध्ययन मानकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इस उपागम की व्यवस्था सामाजिक अध्ययन संपूर्ण अभिव्यक्त इकाई के रूप में प्रदान किया जाता है, अतः इसकी भिन्न भिन्न इकाइयाँ नहीं होती। इस उपागम की व्यवस्था में निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया जाता है। पहला है, पाठ्यक्रमों को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में क्रमबद्ध रूप में विभाजित कर लिया जाता है। दूसरा है, विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित किया जाता है। तीसरा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। चौथा है, विद्यार्थी अपनी रुचि, सामर्थ्य तथा योग्यता के अनुरूप इन इकाइयों का अपनी गति के अनुसार अध्ययन करता है। आपका पांचवा है, एक इकाई का अध्ययन समाप्त करने पर दूसरी इकाई का अध्ययन आरंभ किया जाता है और उन्हें पूरा करने में समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। छठा है आपका, प्रतिभावान विद्यार्थी अपनी रफ्तार से कम समय में अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सातवां है, मंदबुद्धि एवं पिछड़े विद्यार्थी भी अपनी सीखने की रफ्तार से अध्ययन करके आगे बढ़ते जाते हैं। केंद्रीय उपागम, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच। सामाजिक अध्ययन में केंद्रीय उपागम का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान को केंद्रित करके विभिन्न विषयों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा समाजशास्त्र का एक केंद्र तथा उसके विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रमों की रचना की जाती है, ताकि सभी विषयों का ज्ञान सार्थक एवं प्रभावशाली रूप में विद्यार्थियों को प्रदान किया जा सके। केंद्रित उपागम की विशेषताएं। अब हम केंद्रित उपागम की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रित उपागम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, केंद्रित उपागम द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु का अध्ययन एक केंद्र के रूप में प्रदान करने पर बल दिया जाता है। दूसरा है, यह उपागम पाठ्य वस्तु के क्रमबद्ध रूप पर बल देता है। तीसरा है, इस उपागम द्वारा विद्यार्थियों को समुचित निर्देशन प्राप्त हो जाता है। चौथा है, यह उपागम विद्यार्थियों के अंतर्दृष्टि का विकास करता है। यह उपागम विद्यार्थियों के अंतर्दृष्टि का विकास करता है। आपका पांचवा है, यह उपागम सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष पर बल देता है। चक्राकार उपागम, स्पाइरल अप्रोच। इस उपागम के प्रतिपादक ब्रूनर हैं।
सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्धारण में जब विषयों के प्रकरणों को इस प्रकार संगठित कर लिया जाता है कि कक्षा स्तर के अनुरूप निम्न से उच्च कक्षाओं की पाठ्य सामग्री में विद्यार्थियों के मानसिक स्थितियों के साथ जटिलता प्राप्त क्रमागत प्रस्तुतिकरण बने तथा उसे हम चक्राकार कहते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार चक्राकार विधि में पाठ्यक्रम संगठन एवं विषय पाठ्यक्रम स्थापना की एक योजना है जिसके द्वारा विद्यार्थी कठिनाई के उच्च स्तर पर हर समय 2 या 3 विभिन्न श्रेणी स्तरों पर प्रकरण अथवा एक विषय के अध्ययन की पुनरावृत्ति करता है। चक्राकार उपागम की विशेषताएं। चक्राकार उपागम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है प्रत्येक सामाजिक क्रिया एवं चक्राकार रूप में कार्य करती है जिसके द्वारा उस प्रक्रिया में प्रत्येक का महत्व होता है। दूसरा है विद्यार्थी सरलता एवं सुगमता से इस उपागम द्वारा प्रत्येक बिंदु को समझ जाता है। तीसरा है यह उपागम सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना जाता है। चौथा विशेषताएं हैं इस उपागम में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सार्थक बनाने में विशेष बल दिया जाता है। पांचवा है प्रत्येक शिक्षण की इकाई चक्राकार रूप में कार्य करती है, इससे इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। इकाई उपागम यूनिट अप्रोच। एक उपयुक्त पाठ गृह कार्य या सामग्री का उचित विभाजन पुराने तत्व हैं। यदि समान तत्वों को सामूहिक रूप से एकत्रित किया जाए तो उससे सीखना आसान हो जाता है। यह सामान्यीकरण की ओर संकेत देता है। इससे सूझबूझ आसान हो जाती है। सूचनाओं अधिगम अनुभव तथा विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों ऐच्छिक अभिवृत्तियों को विकसित करने तथा कुछ निश्चित बोध तक पहुँचने के लिए प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री का संग्रह यूनिट है। इकाई का उद्देश्य ही सामग्री को सम्मिलित करना या सम्मिलित न करना निश्चित करता है। इकाई में केवल वह सामग्री ही सम्मिलित की जाती है जो उपयुक्त हो और उद्देश्य प्राप्ति पर बल देती है। माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन में एक इकाई विद्यार्थियों की तरह सावधानी से विकसित उन अनुभवों की एक कड़ी है जो एक विशेष प्रकरण से संबंधित होने तथा सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति में योग देते हैं। वैसले के अनुसार इकाई अनुभवों तथा सूचनाओं के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वाले के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक हो। कालक्रम उपागम अतीत की घटनाओं का संभावित अध्ययन करना ऐतिहासिक कार्य है। यह मानव विकास के क्रम का अध्ययन है तथा विकास तथा अतीत की संपूर्ण घटनाएं समय या काल के संदर्भ में ही
जानी जा सकती हैं। कालचक्र उपागम का मुख्य संबंध काल अवधि से है, इसलिए काल अवधि तथा समय का बोध कराना शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है। जिन विद्यार्थियों को समय का बोध नहीं होता है वे ऐतिहासिक तत्वों को समझने में सफल नहीं होते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के समय, स्थान के परिप्रेक्ष्य में तथा संदर्भ में समझने को हम काल बोध कहते हैं। घाटे के अनुसार कालक्रम उपागम अनुभूत जीवन की क्रियाओं को समझने की वह क्षमता है जो उनमें कुछ संबंध स्थापित करती है। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की तकनीकियाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। पहला है प्रश्न प्रविधि क्वेश्चन टेक्निक। शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्नों का प्रयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। कभी कभी प्रश्नों द्वारा अभिप्रेरणा जागृत किया जाता है। प्रश्नों को बनाना तथा पूछना एक कला है। एक कुशल अध्यापक वह होता है जो कुशल प्रश्न करता है। रेमंड के अनुसार प्रत्येक शिक्षक की यह आकांक्षा होनी चाहिए कि वह सही एवं सुंदर प्रश्न करने की योग्यता प्राप्त करे। प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नों का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, मनोदशा, रुचि एवं समस्याओं से अवगत होने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों की रुचि एवं ध्यान को आकर्षित करने के लिए। तीसरा है विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों को नवीन अनुभवों से जोड़ने की दृष्टि से। चौथा है विद्यार्थी के बौद्धिक विकास एवं उपलब्धियों को एक निश्चित गति एवं विकास प्रदान करने के लिए। पांचवा है विद्यार्थी के विचार एवं विश्लेषण शक्ति को विकसित करने के लिए। छठा है पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति एवं भली प्रकार व्याख्या प्रस्तुत करने की दृष्टि से। सातवां है प्राप्त ज्ञान तथा अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए। अब आपका दूसरा है विवरण प्रविधि, नरेशन टेक्निक। विवरण शिक्षण क्रिया की अनिवार्य युक्ति है। शिक्षण के किसी न किसी स्तर पर अध्ययन को विवरण देना या कथन अवश्य देना पड़ता है। किसी विषय के लिए विवरण देने में प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उसके मुख्य पहलुओं पर उचित प्रकाश पड़ सके। विवरण का प्रयोग पाठ के अधोलिखित स्थलों पर किया जाता है, जिसमें से आ है इसका प्रस्तावना के अंत में। जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों एवं उदाहरणों आदि के द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो आमतौर से उनके बाद विवरण प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है।
पाठ के मध्य में जो पाठ विकसित किया जाता है तो कई स्थलों पर विषय पर विशेष प्रत्यय डालने की दृष्टि से विवरण दिया जाता है। भिन्न भिन्न विषयों में विवरण प्रविधि का प्रयोग भिन्न भिन्न ढंग से किया जाता है। इतिहास का अध्यापन अतीत की घटनाओं एवं परिस्थितियों का स्पष्ट चित्रण करने के लिए विवरण देता है, तो विज्ञान का अध्यापन प्रयोगों तथा उससे संबंधित यंत्रों के बारे में विवरण देने की आवश्यकता अनुभव करता है। गणित में इस प्रविधि का प्रयोग बहुत कम होता है। वर्णन प्रविधि डिस्क्रिप्शन टेक्निक, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्णन प्रविधि का प्रयोग लिखी घटना, दृश्य एवं नियम का विस्तार पूर्वक वर्णन देने के लिए किया जाता है। केवल प्रश्नों को पूछने अथवा विवरण देने से किसी घटना या दृश्य का संपूर्ण चित्र विद्यार्थी के मस्तिष्क पटल पर उपस्थित नहीं किया जा सकता। कभी कभी अध्यापक को विषय के प्रति विस्तार पूर्वक विवरण देना पड़ता है। वर्णन को विस्तृत विवरण कहना अधिक समीचीन है। वर्णन में विषय का सांगोपांग या संपूर्ण विवेचन एवं प्रस्तुतिकरण होता है। भाषा को शिक्षण के द्वारा वर्णन की योग्यता विकसित की जाती है तथा विद्यार्थी वर्णनात्मक निबंधों तथा भाषा के अभ्यास द्वारा यह योग्यता लाने या प्रयास करते हैं। सजीव एवं रोचक वर्णन प्रस्तुत करना एक कला है। वर्णन की प्रभाव उत्पादकता निम्नलिखित बातों पर आधारित है। वर्णन की शैली, पहला है वर्णन की शैली। वर्णन किए जाने वाली विषय से संबंधित भाव में उतार चढ़ाव, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का गठन, अभिव्यक्ति आदि बातें वर्णन की शैली के आवश्यक तत्व हैं। यदि वर्णन की भाषा सरल, शुद्ध एवं स्पष्ट नहीं है तो वर्णन की शैली पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला आपका है वर्णनीय विषय। जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है उनका विद्यार्थी के मानसिक स्तर पर तथा सामाजिक परिवेश से कितना निकट संबंध है, यह बात भी वर्णन को प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। अगला है वर्णन की उपयुक्तता। यदि वर्णन विद्यार्थियों की रुचि एवं विकास अवस्था की दृष्टि से उपयुक्त है तो वह स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों के मस्तिष्क को अस्थायी प्रभाव डालता है। व्याख्या विधि व्याख्या विधि एक्सप्लेनेशन टेक्निक। व्याख्या विधि किसी विषय विधि को अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके अंतर्गत विषय का
विश्लेषण गहराई के साथ किया जाता है तथा विषय को अधिक बोधगम्य बनाने के लिए की जाती है। विषय की जटिलता एवं दूरहता के आधार पर व्याख्या प्रविधि की आवश्यकता पड़ती है। व्याख्या को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला है, व्याख्या करते समय भाषा की सरलता, स्पष्टता, शुद्धता एवं प्रवाहयतता नितांत आवश्यक है। दूसरा है, व्याख्या करने वाले शिक्षक को अपने विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए तथा वह व्याख्या द्वारा विद्यार्थियों को विषय का स्पष्टीकरण देने में कुशल प्रमाणित होता है। तीसरा है, व्याख्या का प्रयोग शिक्षण के प्रत्येक स्थल पर करना उचित नहीं है। जब विद्यार्थी किसी विषय को समझने में कठिनाई अनुभव करे अथवा विषय बड़ा जटिल हो तो व्याख्या का प्रयोग अपेक्षित है। चौथा है, व्याख्या को अधिक से अधिक मूर्त बनाने के लिए उदाहरणों तथा चित्रों आदि की सहायता होनी चाहिए। स्पष्टीकरण प्रविधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विषय को बोधगम्य बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को स्पष्टीकरण की प्रविधि की सहायता लेनी पड़ती है। स्पष्टीकरण में विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण क्रमबद्ध एवं विस्तृत रूप में किया जाता है। स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाने के निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है, स्पष्टीकरण की समग्रता। विषय का सही तथा सजीव ढंग से प्रस्तुतीकरण तभी संभव है जब अध्यापक उसके सभी अंशों से सुपरिचित हो और उनको सर्वांग पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित करने के लिए सक्षम हो। अगला है, स्पष्टीकरण की उपयुक्तता। जिस विषय का स्पष्टीकरण किया जा रहा हो वह विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता एवं रुचि की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अगला है, स्पष्टीकरण की भाषा। स्पष्टीकरण में प्रयुक्त होने वाली भाषा सरल, स्पष्ट एवं मनोरंजक होनी चाहिए। अगला है, स्पष्टीकरण की विशिष्टता। विषय के विशेष पक्षों पर ही स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है। अतः एक प्रभावशाली स्पष्टीकरण में विषय के खास पक्षों पर ही प्रकाश डाला जाता है। कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग टेक्निक, इस पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। इस प्रविधि का प्रयोग प्रायः छोटी कक्षाओं तक सीमित है। विद्यार्थियों का स्वभाव जिज्ञासा एवं कौतूहल पूर्ण होता है। कहानी द्वारा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है और वह विषय को समझने में रुचि लेता है। किसी विषय के एक सूक्ष्म एवं जटिल अंशों को कहानी के माध्यम से सुबोध बनाया जाता है। विद्यार्थी जो ज्ञान कहानी द्वारा प्राप्त करता है उसे ग्रहण करने में सरलता होती है। सामाजिक विषयों के शिक्षण में यह प्रविधि
बहुलता पूर्वक होती है, किंतु भाषा तथा विज्ञान के शिक्षण में भी यह प्रविधि सरलता पूर्वक प्रयोग में लाई जाती है। जो शिक्षक अपने विषय का जानकार है वह कहानी के रूप में विषय को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। निरीक्षित अध्ययन प्रविधि सुपरवाइज्ड स्टडी टेक्निक। यह प्रविधि परंपरागत शिक्षण प्रविधियों के दोषों को प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई है। इस प्रविधि में अध्यापक विद्यार्थियों के कार्यों का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करता है। विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों को अध्यापक के समक्ष सहायता एवं निर्देशन के लिए रखता है। कुछ विद्वान के मतानुसार पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधियों में विद्यार्थियों के प्रत्येक कार्य का निरीक्षण अभीष्ट रहता है, किंतु यह बड़ा ही व्यापक एवं उदार विचार है। व्यवहारिक दृष्टि से विचार करने पर यह मत खंडित हो जाता है। विद्यार्थी की प्रत्येक क्रिया का निरीक्षण करना असंभव सा प्रतीत होता है। अतः अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण यह है कि विद्यार्थियों को किसी निश्चित कार्यों का आदेश देकर उनकी क्रियाओं का निरीक्षण किया जाए, परंतु अध्यापक यह ना भूले कि उसे निरीक्षण कार्य एक मार्ग प्रदर्शन तथा मित्र के रूप में करता है, ना कि नियंता एवं स्वामी की दृष्टिकोण से। यह प्रविधि व्यक्तिक भिन्नता एवं क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका प्रयोग मुख्यतः दो दृष्टियों से किया जाता है। आगे है ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर जो कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं। है समस्त विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर उदाहरण प्रविधि इलुस्ट्रेशन टेक्निक। उदाहरण विद्यार्थियों के विचार शक्ति एवं कल्पना को जागृत कर उसके मानसिक विकास के प्रति सहायक होते हैं। उदाहरण के द्वारा अमूर्त विषय को मूर्त बनाया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर ज्ञान की अमिट छाप पड़ जाती है। यह विषय के विविध पक्षों का पारस्परिक संबंध समझने में असमर्थ होता है। पिनसेंट के मतानुसार अच्छे उदाहरण दुरूह कथन को सजीव एवं सरल बना देते हैं। इनमें विद्यार्थी के प्रत्यक्ष अनुभवों संबंध होने के कारण विषय सरल व बोधगम्य बन जाता है। आमतौर पर जब हम कोई गूढ़ बात करते हैं तो उसे स्पष्ट बनाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग करना एक कला है। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इस विषयों के शिक्षण में इनका प्रयोग आवश्यक होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पाठ्य वस्तु की
स्पष्टता, रोचकता, बोधगम्यता एवं मूर्तता की दृष्टि से उदाहरणों का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। उदाहरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक उदाहरण, जिसमें जैसे दृष्टांत, कहानी, लोकोक्ति तथा नीति श्लोक आदि। दूसरा है प्रदर्शनात्मक उदाहरण, इसमें जैसे मानचित्र, रेखाचित्र, ग्लोब मॉडल, चार्ट तथा ग्राफ आदि। अब हम आपको कुछ प्रश्न असाइनमेंट के रूप में दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप अपनी कॉपी से खोजकर नोटबुक पर लिखें। पहला प्रश्न है आपका, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागमों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न तकनीकियों का उल्लेख कीजिए।